मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में कुछ विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनमें से कुछ दलों की चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले नंबर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आपको जैसा कि विदित ही है कि 1885 के दिसंबर माह में एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों से भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहली बार पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न भाषी धर्मावलंबी 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य था कि अनुरोध पत्र, प्रार्थना पत्र और याचिकाएं भेज करके ब्रिटिश शासन से कुछ सुविधाओं की मांग करना। वस्तुतः अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों को अपनी बात करने के लिए कोई एक मंच होना चाहिए ताकि शासन और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम हो सके। क्योंकि शासन और जनता के बीच यदि संपर्क न हो, यदि कोई ऐसा माध्यम न हो, तो फिर शासन के विरुद्ध बहुत ज्यादा असंतोष जनता में उत्पन्न होता है और उसकी परिणति एक क्रांति के रूप में सामने आती है। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके अनेक कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि शासन और जनता के बीच संपर्क का कोई माध्यम नहीं था। तो 1885 में एक सुरक्षा नली के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यह एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में पूरे देश भर में व्याप्त होती जा रही है, लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपेक्षा करनी शुरू कर दी और इसके समानांतर इसकी प्रतिद्वंदी संस्था के रूप में उसने मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई और मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों का साथ देने के उद्देश्य से, मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उसने इस मुस्लिम लीग को स्थापित किया। लेकिन कांग्रेस की निरंतर उपेक्षा ने समाज के युवा वर्ग को बहुत ज्यादा असंतुष्ट किया, बहुत ज्यादा आक्रोशित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1907 में 1907 में पहली बार सूरत कांग्रेस की मीटिंग में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस के विभाजन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया। एक को कहा गया नरम दल, दूसरे को कहा गया गरम दल। नरम दल के नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ये सब थे। जबकि गरम दल में लाल बाल पाल मुख्य नेता थे। गरम दल के जो नेता थे उनका यह कहना था कि हमें यदि स्वराज्य प्राप्त करनी है तो स्वराज्य के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, बिना आंदोलन के हमको आजादी नहीं मिल सकती। जबकि नरम दल के समर्थकों का कहना था कि हम जैसे जैसे करके हम याचिका भेज रहे हैं, प्रार्थना पत्र भेजेंगे, उसी प्रकार से हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वराज्य यद्यपि लक्ष्य था दोनों ही दलों का, लेकिन साधनों के प्रश्न पर मतभेद हुआ और इस प्रकार से कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ 1907 में। 1916 में दोनों के बीच एका हो गया। इसके बाद 1919 में महात्मा गांधी का पदार्पण भारतीय राजनीति में हुआ। तो 1919 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसमें असहयोग आंदोलन, फिर आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी के आने के बाद कांग्रेस पूरे राष्ट्र भर में धीरे धीरे करके व्याप्त हो गया। प्रत्येक गली में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, कस्बे में, नगर में, जिले में, पूरे भारत में कांग्रेस
व्याप्त हो गया, कांग्रेस का विस्तार इतना ज्यादा होने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने जिस साधन को अपनाया था आंदोलन के लिए, वह साधन जनता के लिए सहज था। और इस प्रकार से 1947 में जब हमको आजादी मिली तो इसका पूरा श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला। 1947 में आजादी मिली, उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, कांग्रेस को ही सत्ता संभालने का अवसर मिला, क्योंकि 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे, इस संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, अंतरिम सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई। और 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भी कांग्रेस ने पूरी भूमिका निभाई, कांग्रेस के विभाजन में भारत के विभाजन में अथवा देश के शासन का संचालन करने में। इसके बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत अधिक सफलता मिली, न केवल केंद्र में सरकार की स्थापना हुई, अपितु अनेक प्रांतों में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। यही स्थिति 1957 में हुई, 1962 में भी यही स्थिति आई। 1962 में जिनके हाथों भारत परास्त हुआ। 1964 में इसी सदमे से आगे चल करके पंडित नेहरू की मृत्यु हुई। शास्त्री जी आए, अधिक समय तक काम नहीं कर पाए। उसके बाद श्रीमती गांधी आई। श्रीमती गांधी कम से कम राजनीति के क्षेत्र में लगभग नई थी। उन्हें राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था। भले ही वो इसके पहले राज्य स्तर की मंत्री थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ लिया, पद ग्रहण किया, तो वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, ज्यादा बोल नहीं पाती थी, उतने अधिक फ्री अभी नहीं हुई थी। और इसका परिणाम यह निकला कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को न केवल लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अपितु अनेक प्रांतों में भी गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इस बीच 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसकी कहानी क्या है कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आई तो कांग्रेस संसदीय दल ने अपना एक उम्मीदवार चुना। वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। और जब नीलम संजीवा रेड्डी का चयन हुआ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, इस विषय में श्रीमती गांधी से परामर्श नहीं लिया गया, या श्रीमती गांधी के जो समर्थक थे उनकी उपेक्षा की गई। तो श्रीमती गांधी ने यह सोचा कि यह जो कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महासचिव वगैरह वगैरह, ये सब मुझको हटाना चाहते हैं। तो श्रीमती गांधी ने श्रीमती नीलम संजीवा रेड्डी की उम्मीदवारी का न केवल विरोध किया, अपितु उन्होंने मांग की कि अंतरात्मा की आवाज के आधार पर एक दूसरे कैंडिडेट, स्वतंत्र दल के उम्मीदवार वीपी गिरी को वोट देने के लिए कांग्रेस को तैयार करें। लेकिन इसी सिलसिले में आगे चल करके श्रीमती गांधी और कांग्रेस संगठन के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने और श्रीमती गांधी के बीच मतभेद का परिणाम यह निकला कि आगे चल करके कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस के विभाजन में कांग्रेस को कहा गया संगठन कांग्रेस, दूसरे को कहा गया सत्ता कांग्रेस। तो संगठन कांग्रेस, सत्ता कांग्रेस। सत्ता कांग्रेस की नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो उन्होंने स्वयं अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया, अध्यक्ष पद को पदभार संभाला। और जो संगठन कांग्रेस में थे उसकी उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू की। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत को विजय मिली और 1971 में इस विजय को भुनाने का काम श्रीमती गांधी ने किया। 1971 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए और इस चुनाव में श्रीमती गांधी के सत्ता कांग्रेस को 2/3 बहुमत से अधिक सीटें लोकसभा में मिल गई। तो सत्ता कांग्रेस, भारत में लोगों की प्रवृत्ति है सत्ता का साथ दे दे, संगठन का साथ नहीं दे दे। तो श्रीमती गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और उसी अनुपात में संगठन कांग्रेस धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगा।
1971 से लेकर के 77 तक श्रीमती गांधी के शासन का स्वर्ण काल माना जाता है। यद्यपि बहुत बड़ा थप्पा उन पर लगता है कि उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आंतरिक आपातकाल की घोषणा की, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इस 19 महीने के आपातकाल में जिस प्रकार से अनुशासन की स्थापना हुई थी, जिस प्रकार से पूरे भारत की एकता मजबूत और अखंड होती गई, वह बिल्कुल उदाहरण के रूप में कभी भी दिया जा सकता है। ये बात और है कि आपातकाल में अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग किया। आम जनता त्राही त्राही करने लगी। जहां किसी चीज की उपयोगिता की बात आती है, तो जहां कुछ उपयोगिता भी होगी तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो आपातकाल में न केवल अच्छाई सामने आई, अपितु जितनी बुराइयां आई, ये सभी बुराइयां इंदिरा गांधी के सत्ता कांग्रेस पर ज्यादा भारी पड़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1977 में जब चुनाव हुए, इस चुनाव में इंदिरा कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस मतलब श्रीमती गांधी के कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई, बहुत ही बुरी तरह से पराजय हुई। न केवल केंद्र में कांग्रेस परास्त हुआ, अपितु अनेक प्रांतों में भी आगे चल करके प्रांतीय सरकारों का जब विघटन हुआ तो अनेक प्रांतों में भी कांग्रेस असफल रही। इसके बाद 1978 में फिर से सत्ता और संगठन के बीच मतभेद हुए और परिणाम यह हुआ कि 1978 में 1978 में फिर से कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो विभाजन कांग्रेस की प्रवृत्ति रही। 1978 में जब कांग्रेस के विभाजन हुआ तो एक को कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे को कहा गया कांग्रेस ई मतलब इंदिरा। और इस प्रकार से इंदिरा कांग्रेस का जन्म हुआ। वही इंदिरा कांग्रेस आज भी असली कांग्रेस के रूप में कार्यरत है, विद्यमान है, अस्तित्व में है। तो भारत में हमेशा सत्ता का साथ लोग देते हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज को सबको प्रणाम करते हैं। ढलते हुए सूरज को तो साल भर में 1 या 2 बार एक त्योहार में उसकी पूजा होती है, लेकिन उगते हुए सूरज की रोज पूजा होती है। तो यहाँ पर सत्ता भी उगते सूरज के समान होता है। तो इसीलिए श्रीमती गांधी हमेशा सफल रही। 1980 में दोबारा जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में फिर से श्रीमती गांधी को बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी, उनकी हत्या हुई। हत्या होने के बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1984 में जब श्रीमती गांधी की हत्या हो गई तो उसके तत्काल बाद चुनाव हुए, लोकसभा को विघटित कर दिया गया, नए चुनाव हुए और इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की। लगभग 80% सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिल गई। 84 से 89 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ लोकसभा का। 89 में लोकसभा विघटित हुई, नए चुनाव हुए। यहां पर कांग्रेस परास्त हो गई, क्योंकि 1984 में जिस लोकप्रियता से, वस्तुतः लोकप्रियता नहीं थी, सहानुभूति वोट था वो, तो जो सहानुभूति 1984 में राजीव गांधी ने प्राप्त की और जितना बहुमत उन्होंने हासिल किया, इसको वो संभाल के नहीं रख सके। मुख्य चीज यह है कि यदि कोई व्यक्ति लोकप्रियता की सीमा की चरम सीमा तक पहुंचता है तो उस स्थिति को बरकरार रखना, बनाए रखना बहुत कठिन होता है और राजीव गांधी इसमें सर्वथा असफल हुए। जितना बहुमत उनको मिला था, 80% सीटें जब मिली थी, तो जब अगला चुनाव होता तो उस चुनाव में कम से कम 51% तो उनको हासिल हो सकता था, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। परिणाम यह हुआ कि 1989 के चुनाव में भले ही सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उनकी स्थिति रही, लेकिन उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लगभग 194-95 सीटें उनको मिली थी। तो इस प्रकार से फिर दूसरे दल को सरकार बनाने का मौका मिला। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1991 के चुनाव में, इसके पहले राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, 1991 में कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला। यद्यपि स्पष्ट बहुमत उनको नहीं मिला था,
कांग्रेस को, लेकिन फिर भी अन्य दलों के सहयोग से कांग्रेस को फिर से शासन करने का मौका मिला, सरकार बनाने का अवसर मिला। 1991 से 96 तक कांग्रेस की सरकार रही। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 1996 के बाद कुछ उथल पुथल हुई भारतीय राजनीति में, कांग्रेस को मौका नहीं मिला। इसके बाद 2004 में यूपीए गठबंधन बनाया गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और इसमें 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में फिर से सरकार की स्थापना हुई। लेकिन अकेले कांग्रेस ही इस सरकार में सम्मिलित नहीं थी, अपितु अनेक दलों को मिला करके एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। अब सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, तो सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल ग्रुप में शासन पर नियंत्रण स्थापित किया 2004 से लेकर के 2009 तक, और फिर 2009 से लेकर के 2014 तक। 2014 के बाद जब अगला चुनाव हुआ तो इसमें एक दूसरे दल को अभ्युदय होने का मौका मिला, वह था भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की सरकार बनी और 2014 से लेकर के आज 2023 तक भाजपा की सरकार अभी भी है और कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस का पूरा इतिहास है। जब 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या हुई तो उस समय प्रणब मुखर्जी मंत्रिमंडल के दूसरे व्यक्ति थे, मतलब कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। श्रीमती गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके जस्ट बाद सेकंड नंबर पर प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। तो जब श्रीमती गांधी को गोली लगी तो श्रीमती गांधी तो इसके बारे में राजीव गांधी को सूचना दी गई। उस समय राजीव गांधी कलकत्ता के दौरे पर थे। कलकत्ता में उन्हें सूचना मिली कि श्रीमती गांधी को गोली लगी है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो उस समय प्रणब मुखर्जी से उनसे बात हुई। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सामान्य रूप में यह परंपरा है कि कैबिनेट में जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति होता है उसको प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई जाती है। यह वाक्य राजीव गांधी को पसंद नहीं आया और जब कांग्रेस के श्रीमती गांधी की हत्या की सूचना मिल गई सबको, वस्तुतः उनकी मृत्यु हो चुकी, तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया। सर्वसम्मति से संसदीय दल ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 1989 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, 1989 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस पद के लिए इच्छुक नहीं हूं और यही स्थिति लगभग 10 वर्षों तक रही। 1998-99 में सोनिया गांधी ने राजनीति में पुनः पदार्पण किया और जैसे राजनीति में पदार्पण किया उन्हें अध्यक्ष का पद दे दिया गया। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दोनों के बीच कभी वो इस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भार संभालते रहे। लेकिन मुख्य चीज यह है कि जो नेता होता है उसमें इतना आकर्षण होना चाहिए उसकी नीतियों में, उसके कार्यों में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में कि वह लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन जब कोई चीज किसी व्यक्ति पर या कुछ लोगों पर या देश पर या समाज पर या कहीं पर भी थोपी जाती है तो वह स्थायी नहीं हो सकती। और कांग्रेस में नेतृत्व वर्तमान समय में कांग्रेस के लोगों पर, कांग्रेस के सदस्यों पर, कांग्रेस पर थोपी जा रही है और जब थोपा जा रहा है नेतृत्व तो असफलता सुनिश्चित है। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ
राहुल गांधी ने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सोनिया गांधी ने कहा हम भी अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस गांधी या नेहरू परिवार से मुक्त हो सकी है? वस्तुतः कांग्रेस के कुछ नेताओं का सोचना यह है कि यह जो कांग्रेस, यह जो गांधी और नेहरू टाइटल है, यही हमको सत्ता दिला सकता है, चुनाव में विजयश्री दिला सकता है, और यही कुछ लोगों की जो मानसिकता है, यही कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है। सोचिए कि कांग्रेस में ऐसे हजारों सदस्य होंगे जो लंबे समय से, पिछले 40, 50, 60 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। उनको कभी महासचिव तो, अध्यक्ष तो दूर, उन्हें महासचिव नहीं बनाया गया, उन्हें कार्य समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनकी पत्नी, इसलिए गांधी परिवार का होने के कारण उनको एक सत्ता में मुख्य पद दिया जा रहा है। 2 महीने पहले कांग्रेस का सदस्य बन जाते ही, जैसे राहुल गांधी 2-3 महीने पहले कांग्रेस का सदस्य बने और उनको एकदम से महासचिव बना दिया गया और फिर थोड़े से दिन बाद उनको अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार से जब नेतृत्व थोपा जाता है तो फिर सब लोगों को यह पसंद नहीं आता। कांग्रेस की असफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये कांग्रेस की पूरी कहानी है। थोड़ा सा देखें इसके संगठन के बारे में। संगठन में अध्यक्ष का पद होता ही है, महासचिव होते हैं, इसके बाद कार्य समिति होती है। कांग्रेस कार्य समिति को, जिसे कि इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, यह कार्य समिति को हाई कमान कहा जाता है। हाई कमान मतलब कि ऐसी स्थिति जो कि सबसे बड़ी हो, और हाई कमान का मुखिया अध्यक्ष होता है, और हाई कमान का पूरा नियंत्रण संपूर्ण दल पर होता है। तो हाई कमान ये हुआ। इसके अलावा एक संसदीय दल समिति होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, या जितने भी उस दल के सदस्य होते हैं, कांग्रेस के दल के सदस्य होते हैं, ये सब उस संसदीय कार्य समिति के सदस्य होते हैं। विशेष करके लोकसभा के सदस्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि संसदीय दल ही बहुमत दल के नेता का चुनाव करती है। इसके अलावा पूरे भारत में सभी प्रदेशों में कांग्रेस का प्रादेशिक संगठन है, हर जिले में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है, हर यहाँ तक कि हर गांव और तालुकाओं में भी कांग्रेस का संगठन आपको मिलेगा। और कांग्रेस का जितना संगठन है पूरे देश भर में, उतना ज्यादा संगठन अन्य किसी भी दल का अभी भी नहीं है। जैसे हम बीजेपी को बोलते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है और उसको स्पष्ट बहुमत से भी ज्यादा सीट उसको मिल जाती है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसको अभी भी कई प्रांतों में चुनाव में सीटें नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस है, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास है, और यही अभी भी कांग्रेस को जिंदा बचाए हुए है। इसके कार्यक्रम की चर्चा करें। इसके कार्यक्रम में जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो स्वतंत्रता आंदोलन करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसमें किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। विशेष करके महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुए, जो इन सभी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना, और आखिरकार हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दूसरा है आर्थिक सामाजिक सुधार। वर्तमान समय में जो भी चीजें देख रहे हैं हम, इन सभी के पीछे कांग्रेस का दिमाग है। कांग्रेस नेतृत्व ने ही पूरे देश को एक लाइन में लगाना शुरू किया, एक लाइन से विभिन्न क्षेत्रों में उसने सुधार कार्यक्रम अपनाए। पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1964 तक भारत ने अनेक प्रकार के नई नई चीजें उसने प्राप्त किया, कि क्योंकि 1947 में जब आपको स्वतंत्रता मिली थी
तो भारत में कुछ भी नहीं था, तो नए सिरे से शुरुआत करनी थी। और पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी शुरुआत अच्छी की। और सबसे बड़ी चीज पंडित नेहरू की देन यह है कि उन्होंने इस ढंग से शासन का संचालन किया कि लोकतंत्र धीरे धीरे करके जड़ें मजबूत करने लगा। और आज भारत में जो प्रजातंत्र की जड़ें हैं जितनी मजबूती से स्थापित हो चुकी हैं, इसका सबसे अधिक श्रेय पंडित नेहरू को दिया जा सकता है। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जबकि विरोधी दलों का एक सूत्री नारा था इंदिरा हटाओ। जिस प्रकार से आज महागठबंधन का एकमात्र सूत्र है नरेंद्र मोदी हटाओ, खुद हटते जा रहे हैं लेकिन नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी हटाओ। इसी प्रकार से 1971 में विरोधी दलों का नारा था इंदिरा हटाओ, जबकि इंदिरा कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ, जिस प्रकार से गरीबी को दूर किया जा सकता है, कांग्रेस ने जो भी किया उस पर समीक्षा हो सकती है कि उसने नहीं की, उसने ढंग से काम नहीं किया, गरीबी ही हटा दिए। गरीबी हटाने का प्रश्न है, गरीबी फिर खत्म हो जाएगी तो गरीबों को ही हटा दो, इस प्रकार से भी बातें कही जाती है। इसके अलावा समाजवाद उसका एक उसकी एक मुख्य विचारधारा रही है। यद्यपि कांग्रेस में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग रहते हैं और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना और उसमें वह सफल भी हुआ। लेकिन श्रीमती गांधी के शासनकाल में संविधान की प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया। तो लोगों के मन में यह धारणा बन चुकी है कि पंथ निरपेक्षता वही है जो कांग्रेस परिभाषित करती है। मतलब कांग्रेस के द्वारा किया गया हर काम पंथ निरपेक्ष है और भाजपा या जनसंघ के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो सब सांप्रदायिक है। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग, केरल के मुस्लिम लीग को एकमात्र धर्मनिरपेक्ष दल बताया था, जबकि मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्य ही है मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, अन्य बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने विदेश जाकर के घोषणा कर दी कि मुस्लिम लीग सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो लोगों के मन में या इस प्रकार से प्रचार किया गया है कि कांग्रेस जो कहे सब पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है और भाजपा या जनसंघ जो कहे वो सब सांप्रदायिक है। तो अभी भी कांग्रेस के लोग शिवसेना को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को सांप्रदायिक दल कहते हैं और मुस्लिम लीग को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इस प्रकार से प्रचार है और कुछ नहीं। इसके बाद चिन्ह के बारे में बात करें, सबसे पहले कांग्रेस का चिन्ह था बैल जोड़ी। विशेष करके हम 1952 से चर्चा करें, 1952 से लेकर के लगभग 67 तक 67 तक कहिए, बैल जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था या कांग्रेस का चिन्ह था। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो सत्ता कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो गया गाय बछड़ा। और उसके बाद जब 1978 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसमें इंदिरा कांग्रेस que चुनाव चिन्ह हो गया पंजाब। तो ये तीनों चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से संबंधित है। अब जरा देखें ह्रास, कांग्रेस का ह्रास क्यों हो रहा है। स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, हर संगठन के साथ भी उतार चढ़ाव चलते रहता है, लेकिन लगातार ह्रास क्यों होते जा रहा है, इसके लिए कुछ कारण गिनाए जा सकते हैं। सबसे पहला सत्ता लोलुपता। कांग्रेस के लोगों के बारे में बात कही जाती है कि कांग्रेसी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। सोचिए कांग्रेस के लोगों में सत्ता लोलुपता किस मात्रा तक भरा होता है कि सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और जब सत्ता कुर्सी मुख्य लक्ष्य हो जाता है, जन कल्याण लक्ष्य नहीं रह जाता, तब पतन स्वाभाविक है। दूसरा,
संघर्ष की कीमत वसूल करना। अधिकांश कांग्रेस नेताओं का देखिए, 1947 के जमाने में जो कांग्रेसी थे, जिनके हाथ में भारत का नेतृत्व था, ये सब राजपुरुष थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिक नेता नहीं थे, राजपुरुष थे। राजपुरुष पर राष्ट्र को गर्व होता है। लेकिन सबके सब तो राजपुरुष नहीं हो सकते, तो अन्य जितने भी कांग्रेसी सदस्य थे, उनका यह सोच था, उनकी यह सोच थी कि हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया है, हम जेल गए हैं, हमने त्याग किया है, बलिदान किया है, हमको इसकी कीमत के रूप में सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। यह जो भावना कांग्रेस के लोगों में आई, इसने उसकी कीमत वसूल करना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि पूरे शासन में भ्रष्टाचार फैलने लगा। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्र के लिए आप करते हैं, यदि आप इसकी कीमत वसूल करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शासन का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उसको हमेशा प्रोत्साहित किया है। पूरे देश की विभिन्न व्यवस्थाओं को देख लीजिए, भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश हर जगह पर है, हर स्थान पर है, हर पद के साथ है। तो भ्रष्टाचार में कांग्रेस को ले हुआ है। इसके बाद नेतृत्व थोपा जाना, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो वर्तमान समय में कांग्रेस में नेतृत्व जनता कांग्रेसी सदस्यों पर, कांग्रेस के लोगों पर थोपा जा रहा है और कोई भी थोपी हुई चीज स्थायी नहीं हो सकती। तो नेतृत्व का थोपा जाना, जो लोग 50 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस में हैं, उनको कोई पद नहीं दिया जाता, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, प्रधानमंत्री की पत्नी है, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, नाते जो भी हैं, इसलिए उनको एकदम से महासचिव और अध्यक्ष का पद दिया जाता है। यह हर व्यक्ति को हजम नहीं हो पा रहा और यही नेतृत्व छुपा जा रहा है। आज भी नेतृत्व उन्हीं के पास है, भले ही अध्यक्ष कोई दूसरा है। और उसके बाद अन्य दलों का महत्व बढ़ना। जब तक कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था, लेकिन यह स्थिति हमेशा रह नहीं सकती। अन्य दलों को भी पनपने का, बढ़ने का मौका मिलता है। जब अन्य दलों का महत्व बढ़ेगा, स्वाभाविक है एकमात्र दल कांग्रेस का महत्व कम होता जाएगा। और आगे है रिमोट कंट्रोल। अभी भी रिमोट कंट्रोल उन्हीं मां बेटे के हाथ में है। 2004 से लेकर के 14 तक जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रिमोट कंट्रोल उन्हीं मां बेटे के हाथ में था। यह कहा जाता है, भले लोग इसका खंडन करते हैं, यह कहा जाता है कि प्रत्येक फाइल पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी। भले लोग इसका खंडन करें या जो भी करें, या कोई काल्पनिक भी बात हो या गप या झूठी बात भले ही हो, लेकिन यह सच है कि 2004 से 14 तक भारत की असली शासक सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह नहीं थी। ये है, इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है, लेकिन नेतृत्व की असफलता के कारण लगातार कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। आज पूरे देश भर में सबसे अलोकप्रिय यदि कोई संगठन है तो वह कांग्रेस हो गया है। यद्यपि कुछ प्रांतों में अभी भी उसकी सरकारें हैं, ये सरकारें प्रांतीय स्तर पर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन केंद्र में नेतृत्व कमजोर है। इसी के साथ कांग्रेस का यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले दिन फिर अगली चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।